नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कट्टुपल्ली पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ये पोर्ट अडानी ग्रुप के अधीन है और इसको एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला है जिसका लोकल रेजिडेंट्स विरोध कर रहे हैं। तो इसके पीछे, विरोध के पीछे क्या कारण है, ये पोर्ट कहां पर स्थित है, कौन से इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो यहां पर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट में, और ओवरऑल ये कोर्ट में मामला अभी कहां पर है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरी आईडी है। इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए studiiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए। अब सर्वप्रथम तो आपको इस पोर्ट की लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये पोर्ट कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के बिल्कुल नॉर्दर्न एंड पर। तो ये चेन्नई से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो ये रहा चेन्नई शहर, और चेन्नई से अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे जहां पर तमिलनाडु खत्म हो जाता है, ये बॉर्डर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, यहां पर है पुलिकट लेक। तो ये पुलिकट लेक वैसे मेजॉरिटी इसका आता है आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इस लेक का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा यहां पर आता है तमिलनाडु के एरिया में भी। और इसी हिस्से के पास में यहां पर स्थित है कट्टुपल्ली, और इसी कट्टुपल्ली में एक ऑलरेडी माइनर पोर्ट चल रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहां पर एक बैक वाटर रिवर बहकर जा रही है, कोसस्थलियार नदी, जो जाकर अल्टीमेटली यहां पर समुद्र में मिल जाती है। और ये जो पुलिकट लेक का जो हिस्सा है इससे भी जुड़ी हुई है। तो ये जो पुलिकट लेक का पूरा इकोसिस्टम है, इसी से लेकर कुछ इश्यूज हैं, इसी को लेकर कुछ इश्यूज हैं। और ये वाला जो पोर्ट है ये एक्सपांड करने की बात कर रहा है अभी अडानी ग्रुप। इसके लिए पूरा प्लान प्रपोज किया जा चुका है 2020 में। लेकिन जब से ये प्रपोजल आया है तब से पुलिकट के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, आसपास के गांव के लोग, वो इस पोर्ट एक्सटेंशन का विरोध कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले इसकी कोर्ट में हियरिंग भी थी, जो कि अभी कुछ समय के लिए आगे बढ़ गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पोर्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट को डिफेंड किया है। जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अब किया जा रहा है या नहीं ये आपको पता चलेगा अभी इस वीडियो में। इस पोर्ट को अभी चलाती है कंपनी जिसका नाम है मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड, MIDPL। ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। बेसिकली अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है MIDPL जो इस पोर्ट को चला रही है। और इसका प्रपोजल ये है कि अभी करंट कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा कैपेसिटी इस पोर्ट की हो जाए। तो इसीलिए इसको एक्सपांड किया जाएगा, फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा, और इसके लिए पुलिकट लेक पर कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट आने वाले हैं। अब पुलिकट लेक जो है वो भारत का एक अनोखा लेक है, क्योंकि चिल्का के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर लेक है। इसकी लंबाई है लगभग 50 किलोमीटर, चौड़ाई है 5 से 16 किलोमीटर। और एक पॉइंट मैं आपको उस वक्त बताना भूल गया था कि श्री हरिकोटा, जहां से भारत के सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, वो भी इसी लेक के किनारे पर स्थित है। बेसिकली समुद्र और जो लेक को सेपरेट करता है आइलैंड, वहीं से हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। ओके, तो इसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आता है आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ हिस्सा थोड़ा सा तमिलनाडु में भी यहां पर आता है। और इसी हिस्से के पास में ये कट्टुपल्ली पोर्ट स्थित है। यहां पर कई सारी यूनिक फिश स्पीशीज हैं, और मेनली इसका ऑपोजिशन मछुआरे ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके मछली पालन पर इस पोर्ट प्रोजेक्ट का या अन्य कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट आएगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यहां पर देखा जाएगा। अब श्री हरिकोटा आइलैंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये बे ऑफ बंगाल से लेक को सेपरेट करता है। यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है जो मेनली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आती है आंध्र प्रदेश में, और यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है, कंजर्व्ड एरिया भी है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं, मछलियां हैं बहुत प्रकार की जिन पर लोकल फिशरमैन डिपेंडेंट हैं। 16वीं सदी में ये पुलिकट लेक कॉलोनाइजर्स का भी एक बहुत ही फेवरेट स्पॉट था। पोर्चुगीज, डच, ये सभी अपने जहाजों को यहीं पर लेकर आते थे, सेफ हार्बर भी मिलता था, और यहीं से उन्होंने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी शुरू किया था। ये एक सुंदर दृश्य है इस पुलिकट लेक का, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स को। अब इस पोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखो, कट्टुपल्ली पोर्ट जो चेन्नई से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, 2012 में शुरू हुआ था। इसको ओरिजिनली लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी चलाती थी, लेकिन 2018 में इसे अडानी ग्रुप के MIDPL कंपनी ने खरीद लिया था 97% स्टेक के साथ। अब क्योंकि अडानी ग्रुप को चेन्नई के आसपास एक पोर्ट चाहिए था, और ये पोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल था, उसमें और ज्यादा इनको कंस्ट्रक्शन या दूसरे खर्चे नहीं करने पड़ते, तो इन्होंने डायरेक्टली इसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन अब ये इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। ये पोर्ट एक माइनर पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट नहीं है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड इसे माइनर पोर्ट के रूप में क्लासिफाई करता है, और इसका अब पूरा नाम है अडानी कट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। एग्जैक्ट अगर आप इसका डिस्ट्रिक्ट देखना चाहें या जानना चाहें तो दिस इज तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ
तमिलनाडु। तो चेन्नई से बिल्कुल उत्तर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो पोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो नॉर्दर्न तमिलनाडु है, चेन्नई और बेंगलुरु के आसपास का जो रीजन है या साउथ आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, उसको ये सर्व करता है। वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, उनको ये एक पोर्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। इस पोर्ट की बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है? तो अडानी ग्रुप की वेबसाइट पर मेंशन है कि 1.2 मिलियन टीईयूज पर एनम इसकी कैपेसिटी है। टीयू का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। लेकिन अब इसको कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो इन्होंने 2020 में एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान जारी किया जिसके तहत कट्टुपल्ली पोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए ये इन्होंने पूरा डिटेल बताया है। और इस रिवाइज्ड मास्टर प्लान के अनुसार इस पोर्ट का एरिया इनको करना है 2500 हेक्टेयर। अब इस 2500 हेक्टेयर को करने के लिए कैसे जमीन अक्वायर होगी? तो देखो 927 हेक्टेयर तो सरकारी जमीन को अवाप्त किया जाएगा या खरीदा जाएगा सरकार से। 613 हेक्टेयर प्राइवेट जमीनें हैं, उनको भी खरीदा जाएगा। लेकिन फिर भी ये अभी टोटल 2500 नहीं होता है। तो अभी सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो है इसका वो है ये 800 हेक्टेयर जमीन को समुद्र से रिक्लेम किया जाएगा। रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि या तो आप पानी को ड्रेज आउट कर दें या फिर वहां पर मिट्टी डाल के समुद्र जहां पर अभी है वहां पर आप जमीन बना दें और उस जमीन का इस्तेमाल पोर्ट के लिए या जो भी काम के लिए आप करना चाहें उसको करें। तो ये एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। ड्रेजिंग दुनिया में कई जगहों पे हुई है, इनफैक्ट मुंबई शहर तो आधा तो ड्रेजिंग से ही बना है। लेकिन फिर भी ये ड्रेजिंग आज काफी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज ऑफ इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी, लागत आएगी लगभग 4000 करोड़ रुपए। और अडानी ग्रुप ने इसके लिए केंद्र सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस की मांग कर दी है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन लगा दी है और ये कंपनी के 20 साल के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। अब इस प्रोजेक्ट में केवल एक पोर्ट नहीं बनेगा बल्कि इंडस्ट्रीज सेटअप करी जाएंगी, एक इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। इसमें ओवरऑल इंडस्ट्रीज मिलाकर 53,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसा अडानी ग्रुप का प्लान है। और इसको जो इनिशियल यस होती है वो मिल चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो होती है वो इसको एक अपनी प्रिलिमिनरी हाँ दे चुका है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़िए, इसका काम शुरू कर दीजिए। और इस कंस्ट्रक्शन में डेली पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत होगी, 0.8 मिलियन लीटर्स पर डे इसमें पानी चाहिएगा। तो इसके लिए ये कंपनी 30 mld कैपेसिटी का एक डीसैलिनेशन प्लांट भी कंस्ट्रक्ट कर रही है जो समुद्र के पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करेगा, जिससे इनकी कंस्ट्रक्शन की जरूरत और भविष्य की जरूरत भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा? तो देखो ये एक एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे मैनग्रूव्स हैं, वेटलैंड्स हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, नदी है, उसके आगे ब्रैकिश वाटर लेक है, फिर आगे समुद्र है। लेकिन याद रखना ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर लेक और समुद्र की सैलिनिटी कभी भी बराबर नहीं होती, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। इसीलिए हमको अलग अलग प्रकार की मछलियां दोनों एरियाज में मिलती हैं। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इस तरह के सेंसिटिव जोन से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आता है। अब भारत सरकार के कई ऑर्डर्स और हाईकोर्ट के जजमेंट से कहते हैं कि वाटर बॉडीज को ना तो एनक्रोच किया जा सकता है, ना ही पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए। और तमिलनाडु में वाटर बॉडीज को कहा जाता है पुरम्बुके लैंड। बेसिकली कोई भी जमीन जो कॉमन होती है, नॉट स्पेसिफिकली वाटर बॉडीज बट जो कॉमन जमीन होती है गांव की, उसको पुरम्बुके लैंड कहा जाता है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और इस जमीन पर कुछ भी बनाना या इसको खरीदना बेचना अलाउड नहीं होता है। हाँ, कुछ नियम कायदे हैं, अगर कोई वहां 20-25 साल से रह रहा है तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको पट्टा दे दिया जाता है। लेकिन अभी आप यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं बना सकते पुरम्बुके लैंड पे। तो अभी अडानी ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट है दैट विल बी एनक्रोचिंग ऑन सम वेटलैंड एरियाज जो कि पुरम्बुके लैंड के अधीन आते हैं। तो ये तमिलनाडु के कानून के अनुसार भी अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो 927 हेक्टेयर गवर्नमेंट जमीन है ये पुरम्बुके कॉमन लैंड के तहत आता है। इसमें 2000 एकड़ का पॉन्ड, स्प्रिंग्स, वाटर चैनल, सॉल्ट मार्शेस, कई सारे पानी के टैंक्स हैं, सॉल्ट पैंस हैं, इस तरह की जमीन भी शामिल है। और पुलिकट लगून जो है उसको तमिलनाडु सरकार अपने 14 प्रायोरिटी वेटलैंड्स में से एक मानती है। तो ये एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। फिर ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधानों के भी अगेंस्ट है। उसमें यह भी कहा गया है कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इको सेंसिटिव जोन में अलाउड नहीं होंगी अगर वो 10 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के। तो पुलिकट लेक में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जानते ही हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है बर्ड्स के लिए, तो ये उसके 10 किलोमीटर के एरिया में भी आता है। और इसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बंदरगाहों को एक बड़ा प्रोजेक्ट, हैजार्डस इंडस्ट्री और रेड कैटेगरी का प्रोजेक्ट माना जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट इको सेंसिटिव जोन्स में नहीं बन सकते। और ये वाला जो पोर्ट है ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है इस सेंचुरी से। तो यहां पर जो क्रिटिक्स हैं इस प्रोजेक्ट के वो ये कह रहे हैं कि कंपनी ने
अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को गलत जानकारी दी है। उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेंचुरी से कितनी दूर पर है, क्योंकि अगर वो बता देते कि एक्चुअली में 2 से 3 किलोमीटर है तो उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने ये जानकारी गलत दी है, ऐसा कई क्रिटिक्स ही कह रहे हैं। हालांकि इस पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात भी कही कि अगर कोई कंपनी इस तरह की फॉल्स डिटेल देगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक अडानी वाला प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट का अगला बड़ा इंपैक्ट होगा सी इरोजन के रूप में। तो इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब मैन मेड एक्टिविटीज, इंसानी गतिविधियां या इंसान द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स जैसे कि बंदरगाह सॉइल इरोजन को बढ़ा देते हैं तो वो वहां के लोगों के लाइवलीहुड्स को अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट वाला पूरा एरिया है, उसकी एक सैटेलाइट इमेज है। तो इसमें 1990 में यहां पर कोस्ट लाइन हुआ करती थी, जो ये रेड लाइन है, लेकिन अब वो इरोजन के चलते अंदर जा चुकी है। तो इस एरिया में ऑलरेडी कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। अडानी प्रोजेक्ट कोई एकमात्र यहां पर इंडस्ट्री नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस एरिया में चल रहे हैं। उसके कारण ऑलरेडी यहां पर 8 मीटर पर ईयर की रेट से सॉइल इरोजन हो रहा है, और 300 मीटर के आसपास सॉइल इरोजन हो चुका है पिछले 3 दशक में इस एरिया में। ये जो कट्टुपल्ली के आसपास वाले गांव हैं उस एरिया में, और ये साफ तौर पर सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू अब हमें नजर आता है। अगर आप 1990 की इमेज देखेंगे तो उसमें कोस्ट लाइन यहां थी, और अब ये कोस्ट लाइन यहां पर है। और कुछ एरिया में इरोजन होता है और कहीं पर एक्रीशन होता है, यानी कि कहीं पर एक्स्ट्रा सैंड जमा होता है, एक नया बीच बन जाता है, और ये यहां पर कट्टुपल्ली पोर्ट है। तो इस पोर्ट के कारण ऑलरेडी कई सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोस्ट लाइन तक बदल चुकी है। अब कोस्टल रेगुलेटरी जोन नोटिफिकेशन सीआरजी नॉर्म्स जो 2011 में बनाए गए थे और 2019 में थोड़ा सा उनमें बदलाव किया गया था, वो भी ये कहते हैं कि पोर्ट्स ऐसे एरिया में सेटअप नहीं किए जा सकते जहां पर हाई इरोजन जोन है, जहां पर ऑलरेडी बहुत इरोजन चल रहा है, उस एरिया में बंदरगाह बना नहीं सकते। तो ये वाला रूल भी फ्लाउट किया जा रहा है। हालांकि सरकार यहां पर ये कह रही है, इनफैक्ट प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि नया पोर्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग पोर्ट है, ये वाला जो कट्टुपल्ली पोर्ट है ये एक पुराना पोर्ट है, इसको हम बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो एक तरह से लूप होल हो गया, ये मेरा मानना है पर्सनली, है ना। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसको क्या मानेंगे। अब एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये बात भी छुपाई है कि प्रोजेक्ट लोकेशन के आसपास कोस्टल इरोजन हो रहा है। अब भारत सरकार के मानकों के अनुसार हाई इरोडिंग स्ट्रेच क्या होता है, जहां पर 1 मीटर प्रति वर्ष की रेट से इरोजन हो रहा हो। यहां पे कितना हो रहा है, 8 मीटर्स पर ईयर की रेट पर इरोजन हो रहा है। तो इसीलिए ये तो बहुत ज्यादा हाई इरोडिंग वाला स्ट्रेच है, इरोजन वाला स्ट्रेच है, लेकिन फिर भी इसको अप्रूवल अभी दे दिया गया है। फिर 2011 के सीआरजी नॉर्म्स के अनुसार लैंड रिक्लेमेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हालांकि 2019 के नोटिफिकेशन में उसमें थोड़ा बदलाव किया गया था, क्योंकि देखो लैंड रिक्लेमेशन अपने आप में एक बहुत डैमेजिंग इकोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसलिए उसको पहले तो मना कर दिया था। लेकिन फिर सरकार ने एक थोड़ी सी ढील दी कि अगर कोई स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, कोई टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डिफेंस के लिए है या पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, तो उसमें रिक्लेमेशन अलाउड होगा। तो अब ये पोर्ट जो है वो एक तरह से पब्लिक यूटिलिटी वाले केस में आ जाता है, क्योंकि डिफेंस का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही ये टूरिज्म के लिए बनाया जा रहा है। तो पब्लिक यूटिलिटीज के तहत इसको अलाउ किया जाएगा। अगर 2011 वाले नियम कानून अभी लागू होते तो ये रिक्लेमेशन तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होता। लेकिन इस ड्रेजिंग और कोस्टल चेंजेस में तमिलनाडु के कानून भी आड़े आ सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का एक कॉम्प्रिहेंसिव शोरलाइन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट प्लान है जो अभी बन रहा है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उसमें डेफिनेटली इस तरह की एक्टिविटीज पे बैन होगा। और इसीलिए अभी तक इन्होंने ट्रेनिंग वॉल्स बनानी शुरू नहीं करी है, जो अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट है। ट्रेनिंग वॉल क्या होता है, बेसिकली जब पोर्ट्स वगैरह बनते हैं या फिर किसी चैनल को डाइवर्ट करना होता है, किसी वाटर बॉडी को डाइवर्ट करना होता है, तो इस तरह की दीवारें बनाई जाती है जिससे कि पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जा सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग वॉल्स अभी वहां पर बनानी शुरू नहीं की है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि शायद तमिलनाडु के नए कानून इसमें आड़े आ सकते हैं। ड्रेजिंग के कारण एक और असर यह आएगा कि पुलिकट लेक की सैलिनिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि जब कोस्टल एरिया में ड्रेजिंग करी जाती है तो वो सी वाटर जो है वो कहीं ना कहीं पुलिकट लगून के अंदर ज्यादा इंट्रूड करेगा और वहां की सैलिनिटी अफेक्ट होगी, और उसके कारण वहां रहने वाली फिश स्पीशीज पर असर आएगा। अगर सैलिनिटी में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो पूरी प्रजातियां वहां से गायब हो सकती हैं। अगर मछली की प्रजातियां गायब हुई तो ऑब्वियसली जो आसपास मछुआरे रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड के सोर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसी के कारण यहाँ के लोकल मछुआरे और गांव वाले इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। और इसमें केवल एक गांव नहीं है बल्कि कई गांव हैं। मेनली ये जो कोसस्थलियार नदी के आसपास जितने भी गांव हैं, ये सभी गांव इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट साइट है और इसके आसपास के जितने भी किसान हैं, कैटल रेयरर्स हैं, बेसिकली जो जमीन पर निर्भर लोग हैं, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। 3400 रेजिडेंट्स हैं कट्टूर में जो केवल एक गांव में मछली पालन पर निर्भर हैं।
पुलिकट लेक वैसे भी काफी बदल चुका है। एक समय में यहाँ पर डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन पहले ही कई मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है इंडस्ट्रियल एक्सपांशन के लिए। यहाँ पर और भी मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके लिए भी पहले मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसके कारण पहले से ही मछुआरे कह रहे हैं कि जो आज से 40-50 साल पहले हमें जो मछलियां मिलती थी उतनी तो हमें वैसे ही नहीं मिल रही है। और मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मछलियों को एक सेफ हेवन देता है। अब कट्टुपल्ली पोर्ट एक्सपांशन के कारण और 500 हेक्टेयर मैंग्रोव्स को काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है, जिससे न केवल लाइवलीहुड्स बल्कि लोगों के घरों को भी नुकसान होगा, लोग डिस्प्लेस होंगे और इससे कई मछुआरों की जो परिवार हैं उनकी जिंदगी पर असर आएगा। अगर हम इस 500 हेक्टेयर मैंग्रोव को एक कैलकुलेट करना चाहें कि इससे डायरेक्टली कितना असर आएगा लोगों के जीवन पर, तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यूएनएफएओ ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि 1 हेक्टेयर मैंग्रोव अगर काटा जाता है तो 480 किलोग्राम मछली कम पकड़ी जाएगी उस एरिया के अंदर, यानी 480 केजीज मछलियां कम पकड़ेंगे अगर 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट या मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय किया गया है। और मैंग्रोव्स मछलियों के लिए एक नर्सरी का काम करती है, यहाँ पर फिश अपने अंडे देती हैं और इससे फिश स्टॉक लंबे समय तक प्रिजर्व होता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि 480 इंटू 500 इतना किलोग्राम या इतने टन मछलियां इस एरिया में कम हो जाएंगी। अगला इश्यू चेन्नई शहर से रिलेटेड है। तो चेन्नई शहर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है और इससे लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में यहां पर स्थित है कट्टुपल्ली पोर्ट और इसके यहां पर है पुलिकट लेक। तो आप सोच रहे होंगे कि चेन्नई वालों को इससे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है, क्योंकि चेन्नई में कई बार सीवियर फ्लडिंग देखी जा चुकी है और उसके पीछे रीजन ये है कि चेन्नई के आसपास जो नेचुरल वाटर बॉडीज थी जो पहले स्टॉर्म वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब उन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। तो चेन्नई में पिछले कुछ सालों में लगातार फ्लडिंग के इंसिडेंट्स देखे गए हैं। आप सभी इससे वाकिफ होंगे, न्यूज में बहुत बार ये चलता है। तो होता क्या है कि जब कोई स्टॉर्म आता है तो पुलिकट लेक जैसे वेटलैंड्स इसको स्टॉर्म वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैनग्रोव्स जो हैं वो उस स्टॉर्म वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। अब जैसे जैसे ये बैरियर्स खत्म होते जाएंगे तो शहरों में फ्लडिंग बढ़ती जाएगी। तो चेन्नई का सबसे बड़ा फ्लड कैचमेंट एरिया उसके उत्तर में है। ये एक साइक्लोनिक बफर जोन का काम करता है, पूरा जोन, और इससे चेन्नई शहर फ्लडिंग से हमेशा बचता आया था, लेकिन अब ये फ्लडिंग ज्यादा होती जा रही है, साइक्लोन्स के दौरान भी स्पेशली, क्योंकि डेवलपमेंट के कारण मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं। कट्टुपल्ली मेगा पोर्ट एक्सपांशन जो है उसके कारण चेन्नई की वाटर कैपेसिटी पर भी असर होगा, जो पीने का पानी है, क्योंकि देखो वेटलैंड्स जो है वो जमीन के ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वेटलैंड्स कम होंगे और ये जो पूरा उत्तरी चेन्नई वाला एरिया है यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी और नीचे जा सकता है, जिससे चेन्नई के लाखों लोगों के पीने के पानी पर भी असर आएगा। इस प्रोजेक्ट के कारण पुलिकट के एरिया के वाइल्ड लाइफ पर भी बहुत कुछ असर आएगा। उसमें मेनली तो देखो वाइल्ड लाइफ में मछली तो है ही, साथ साथ में माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स पर क्या इंपैक्ट होगा उसको लेकर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑलरेडी एक स्टडी कर चुका है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री किस शहर में स्थित है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस स्टडी को भी कंसिडर किया जाए, ऐसा भी सरकार की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने कहा है अडानी ग्रुप को। उसके अलावा फिशरीज पर जो डेटा है, कितनी मछली पालन में कितनी कमी आई है, उसका डेटा भी कंसिडर किया जाए। सैलिनिटी ऑफ द लेक क्या असर होगा उसका, इसको भी कंसिडर किया जाए। अब यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो ये कहते हैं कि पहले हम दिन का 500 से 1000 रुपए कमा लेते थे मछली पकड़ के, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट के लिए ड्रेजिंग ऑफ द रिवर स्टार्ट हुई है, ड्रेजिंग का काम शुरू हुआ है, वैसे वैसे क्रीक में मछली कम होती जा रही है। तो अब इन्हीं सब एनवायरमेंटल कारणों से लोगों ने इस पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध किया और कोर्ट में भी लेके गए, लेकिन कोर्ट में 22 जनवरी को इसकी जो हियरिंग होनी थी वो पोस्टपोन कर दी गई। क्या कारण दिया गया कि कट्टुपल्ली प्रोजेक्ट में आसपास के जो गांव वाले हैं वो बहुत सारे लोग आएंगे तो ये कोविड-19 का हैजर्ड हो जाएगा, इसीलिए इस हियरिंग को टाल दिया गया। तो लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ये कहा कि इसकी पब्लिक हियरिंग कराओ आप खुले एरिया में और वहीं पर कराओ प्रोजेक्ट साइट पर। तो इसके लिए हाई कोर्ट मान गया है और अब देखते हैं कि ये ओपन हियरिंग कैसी जाती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक और मुद्दा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि जब तमिलनाडु के एग्जिस्टिंग पोर्ट अपनी कैपेसिटी को पूरा ही नहीं कर पा रहे तो इस नए प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है। चेन्नई शहर में ऑलरेडी 2 बड़े पोर्ट्स हैं, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और कामराजार पोर्ट, तो यहां पर एक तीसरा मेजर पोर्ट बनाकर क्या हासिल होगा जब ऑलरेडी तमिलनाडु के पोर्ट्स अपनी केवल 45% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं, 55% तो वो अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और ये डेटा खुद मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा जारी किया गया है। आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जो रिपोर्ट थी पिछले साल की उसको आप देखें तो देखिए सबकी कैपेसिटी फैक्टर जो है 35%, 58, 55, 48, 27, 38 इतना परसेंट टोटल ये कैपेसिटी फैक्टर इनका रह रहा है। कुल मिला के जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं वो भी अपनी कैपेसिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में एक नया पोर्ट बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ना कार्गो इन पुराने पोर्ट्स की तरफ ही
डाइवर्ट किया जाए। और इसको लेकर कल एक बहुत अच्छा कार्टून भी मैंने देखा था जो मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा। आप भी इसे पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।